स्टार्टअप्स में आपको एक्स के टर्म्स में रिटर्न मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न शायद कमा पाएंगे वो किसी भी एसेट क्लास से बहुत ज़्यादा होंगे। फोमो बेसिकली बहुत नेगेटिव चीज़ है और इन्वेस्टिंग में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आप भी शार्क बनना चाहते हो तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ जो कि एक माइक्रो वीसी कंपनी के सीईओ है। आदित्य जी से आज हम जानेंगे किस तरीके से आपको एंजल इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई एंजल इन्वेस्टर बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है, और क्या एंजल इन्वेस्टर बनने के अलावा भी कोई और तरीका भी होता है या फिर नहीं होता है? तो एंजल इन्वेस्टर बेसिकली बनने के लिए आपको सेबी की कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, जिसे आप क्वालिफाई करते हैं कि आप एंजल इन्वेस्टर हैं सेबी के हिसाब से। इन्वेस्टर तो कोई भी बन सकता है, बट एंजल इन्वेस्टर एक स्पेसिफिक एसेट क्लास है, क्योंकि ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, जो कि हाई रिस्क हाई रिटर्न एसेट क्लास है। क्या सेबी के कोई रूल एंड रेगुलेशन होते हैं एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए? तो सेबी के हिसाब से आपकी मिनिमम नेटवर्थ जो होती है, जो कि आपका टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ होती है, वो बेसिकली 2 करोड़ की होनी चाहिए, एक्सक्लूडिंग योर प्राइमरी रेसिडेंस, आपका जो घर है। और उसके साथ साथ आपको अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये बताओ, मैं कंपनीज को फाइंड कैसे करूँ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भाई मेरे पास पैसा है, मुझे लगाना है, पर मुझे पता ही नहीं है कि किस कंपनी में मैं लगा सकता हूँ, तो मैं ढूंढूं कैसे? देखिए, कंपनीज ढूंढने के लिए 3 से 4 प्राइमरी एक वेज होते हैं। सबसे पहला वे होता है कि आप बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे डेमो डेज होते हैं जिसमें आप जाके कंपनीज को सोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स को एक टाइम पे पिच करती हैं। फार्ड में भी आप आके कंपनीज को रेगुलरली सोर्स कर सकते हैं, हर सैटरडे एक कंपनी को पिच करते हैं। ऐसे और बहुत सारे एंजल नेटवर्क्स, AIF, बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसमें आप जाके कंपनीज को सोर्स कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई इनबाउंड। आपको लिंक्डइन के थ्रू या और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं जो इनबाउंड अप्रोच करते हैं, तो यहाँ से भी आपको एक कंपनीज का एक अनफिल्टर्ड फनल मिल सकता है। थर्ड, और जो कि सबसे ज़्यादा एंजल इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं सोर्सिंग का क्राइटेरिया, वो होता है आपका रेफरेंस। अगर जैसे मैं एक स्टार्टअप को जानता हूँ और मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और लेट्स से आप भी उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको वो डील रेफर कर सकता हूँ और आप मेरे साथ उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो थर्ड जो रेफरल होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बिकॉज रेफरल के आने से एक क्वालिफिकेशन मिलती है एंजल इन्वेस्टर को कि हाँ, अगर ये किसी क्वालिफाइड इन्वेस्टर के थ्रू आई है तो शायद इन्वेस्ट करना थोड़ा ईजी है, या उस डील को ऑलरेडी एक वेटिंग और एक डील को ऑलरेडी एक तरीके का डिलीजेंस मिल चुका है। तो थर्ड एक आपका रेफरेंस हो गया, और फोर्थ हो गया कोल्ड रीच आउट्स। कोल्ड रीच आउट्स में एंजल इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को खुद सामने से रीच आउट करते हैं कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि आप मेरे से फंडिंग लेंगे कि नहीं लेंगे। तो अगर लेट से उस फाउंडर को सिनर्जी मिलती है उस टाइम पे उस इन्वेस्टर के साथ, तो डेफिनेटली वहाँ भी एक तरीका होता है जहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब मान के चलते हैं मैंने एक कंपनी भी सिलेक्ट कर ली है, मेरे को 5-6 कंपनीज अच्छी लगी है। अब मुझे जानना है कि एक्चुअली मैं क्या क्या पैरामीटर्स के ऊपर इस कंपनी को जानूं। कुछ पैरामीटर, कुछ मैट्रिसेस होते हैं कि जिसके ऊपर मैं कंपनी को आ सकूं कि ये अच्छी है या फिर नहीं है। देखिए, एंजल इन्वेस्टिंग जो एक स्टार्टअप में होती है उसके बहुत लेवल पे 5 या 6 मैट्रिक्स होते हैं जो कि हम ब्रॉडली देखते हैं। इनको मैं 5 टीज ऑफ इन्वेस्टिंग भी कहता हूँ। सबसे पहला टी है टीम। तो टीम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज टीम में आपका फाउंडर का पैशन, उसका विजन, उसका बैकग्राउंड, और ऑल्सो उसका एक वर्किंग कल्चर कि वो कैसे राइट कल्चर सेटअप कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फाउंडर ही सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं बिजनेस में वो विद टाइम चेंज होती हैं। चाहे आप नेटफ्लिक्स भी देखेंगे, नेटफ्लिक्स ने डे 1 से OTT प्लेटफॉर्म नहीं बिल्ड करा था, उसने ऑन डिमांड DVD रेंटल से स्टार्ट करा था और धीरे धीरे पिवट करा था। तो इसलिए टीम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो ही एक फाउंडर है आपके सामने जो कि चेंज नहीं होगा, राइट, वो एक टैंजिबल चीज़ है। सेकेंड टी जो हमारे लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट, वो है ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि बिजनेस में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस रेवेन्यू अर्न कर भी पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या वो ज़्यादा कस्टमर्स को रीच आउट कर पा रहा है भी नहीं कर पा रहा है, उस बिजनेस के मार्जिन्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं, उस बिजनेस में कंपटीशन को हटाने के लिए उसका कॉम्पिटिटिव मोड क्या है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप का ट्रैक्शन क्या है, और वो एक लेवल का वैलिडेशन भी प्रोवाइड करता है कि फाउंडर जो विजन रख रहा है, क्या उस विजन को वो आज 1% या 2% अचीव भी कर पा रहा है ट्रैक्शन के थ्रू। तो इसलिए ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड चीज़ है टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हैं स्केल करने के लिए, मिलियंस ऑफ कस्टमर्स पहुंचने के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं या सर्विस क्या बना रहे हैं, और उस सर्विस या प्रोडक्ट के ऊपर कैसी लेयर बना रहे हैं टेक्नोलॉजी की, जिससे आप ज़्यादा कस्टमर्स को रीच कर पाएँ। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे वो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी ना हो, बट वो टेक्नोलॉजी एट द कोर ऑफ इट सोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मैसिव स्केल के लिए या एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत हेल्प करती है। फिर हमारा फोर्थ टी बन जाता है टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप कितने सेक्टर्स, कितने स्पेसिफिक सेक्टर्स को आप
टारगेट करना चाहते हैं, केटर करना चाहते हैं, उससे आपका मार्केट साइज आइडेंटिफाई होता है। जैसे फार में हमने कंपनी आइडेंटिफाई करी में इन्वेस्ट भी करा था, क्लियर देखो, जो कि हमारी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी। उसका बहुत स्पेसिफिक टारगेट मार्केट था कि वो रूरल एरियाज में जाना चाहती है। क्लियर देखो बेसिकली रूरल लोगों के लिए आईवेयर प्रोवाइड करती है एट अफोर्डेबल रेट्स। तो जहाँ पे एक लेंसकार्ट का चश्मा 1400-1500 रुपये का आता है, विच इज मोर फोकस टुवर्ड्स द मास प्रीमियम मार्केट, क्लियर देखो का चश्मा कहीं ना कहीं 700-800 रुपये में लेंसेज के साथ आपको मिल जाता है। तो वहाँ पे द फोकस इज इंटायरली टुवर्ड्स द रूरल सेगमेंट। तो उसका टारगेट मार्केट बहुत क्लियर था कि दे डोंट वांट टू गो इनटू मॉल्स, दे डोंट वांट टू गो इनटू शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। वो कहीं ऐसे गांव में जाना चाहते हैं या वो ऐसे विलेजेस या रूरल लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उनका टारगेट मार्केट हो गया आपका लो इनकम सेगमेंट्स, mid income segments also in residing in tier 2, tier 3 cities, and lower income segments residing mostly in villages and rural population of India। तो इसलिए आपका टारगेट मार्केट के हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ कि कितनी बड़ी टाइम होगी। तो जब हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, हमने देखा कि उसका टोटल अवेलेबल मार्केट तो इतना बड़ा है, तो इस हिसाब से वो इतनी मार्केट साइज या इतना मार्केट शेयर कैप्चर कर सकता है। तो इसलिए टारगेट मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट टी जो आई थिंक और आपका इंपॉर्टेंट होता है वो है 10x पोटेंशियल। अगर आज आप एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 10 रुपये, अगर वो कल को 100 रुपये नहीं होगी तो आपकी वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की, जो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो 10 टाइम्स नहीं हो पाएगा। और हम स्टार्टअप में इसलिए कहते हैं कि एटलीस्ट आपका रिटर्न 10 टाइम्स होना चाहिए, बिकॉज आप इतना रिस्क ले रहे हो कि कंपनी प्रैक्टिकली जीरो भी हो सकती है। तो अगर आपका रिटर्न 10 टाइम्स नहीं हो रहा है तो आप प्रैक्टिकली उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, बिकॉज 30% तो आपका टैक्सेस में ही चले जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक 10 टाइम्स एटलीस्ट रिटर्न टारगेट करें इन द नेक्स्ट 1.5-2 years whenever you are investing in a company। ठीक है, अब मान के चलता हूँ कि मैंने ये भी कर लिया, मेरे को मैट्रेसेस के ऊपर भी एक कंपनी अच्छी लग गई है, अब मैं उस पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे कुछ लीगल चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि मेरे साथ कोई फ्रॉड ना कर दे, जिसको ड्यू डिलिजेंस कहते हैं? तो ड्यू डिलिजेंस कैसे करी जाए, इसका कोई पैटर्न या फॉर्मूला है? आई थिंक बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्यू डिलिजेंस। आप शार्क टैंक भी अगर देखेंगे तो उसमें सारी डील्स जो टीवी पर आती हैं वो फंड नहीं होती हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी सारी ऐसी डील्स हैं जो कि शार्क टैंक पे एयर होने के बाद भी फंड नहीं हुई हैं, बिकॉज ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में फेल हुई है कहीं ना कहीं। ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस क्या होता है कि आपको फाउंडर ने एक बार पिच कर दिया है, अब आपको वैल्यूएट करना है कि जो ये बोल रहा है वो चीज़ सच में वैलिडेटेड है कि नहीं है। तो वहाँ पे फिर फाउंडर देखता है, 4 तरीकों से ब्रॉडली ड्यू डिलिजेंस करता है। सबसे पहले होता है बिजनेस का ड्यू डिलिजेंस, कि बिजनेस के ड्यू डिलिजेंस में आपका बेसिक चीज़ें होंगी कि बिजनेस प्लान क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है ना, ये कैसे बिजनेस रिस्क को मिटिगेट करेगा, कैसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करेगा। तो ये तो आपका एक सरफेस लेवल इन पर्सन आपका वैलिडेशन हो गया कि ये मार्केट साइज जितना बता रहा है वो चीज़ सच भी है कि नहीं, कि ये बेसिकली जितना बिजनेस पोटेंशियल दिखा रहा है ये चीज़ सच भी है कि नहीं। और ये करने के लिए आपको ऑफकोर्स इंटरनेट पे काफ़ी सारा डेटा मिल सकता है जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, और साइड बाय साइड अगेन जो आपका नेटवर्क है और सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको आप कॉन्फ्रेंसेज या इवेंट्स में मिलेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इनसे भी पूछ के इनका भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो बिजनेस ड्यू डिलिजेंस तो ब्रॉडली इस लेवल पर हो गया। सेकंड चीज़ होता है आपका लीगल ड्यू डिलिजेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या पता कि उस फाउंडर जिसमें आप इन्वेस्ट करो उस पर कोई लीगल केस चल रहा हो, राइट, आपको नहीं पता हो। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस बिजनेस का लीगल ड्यू डिलिजेंस भी करें। लीगल ड्यू डिलिजेंस में ब्रॉडली चीज़ें क्या कवर हो गई कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन ढंग से हो रखी है कि नहीं हो रखी है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ रखा है कि नहीं आ रखा है, कंपनी का जीएसटी नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे ब्रॉडली लेवल पे एक लीगल ड्यू डिलिजेंस बेसिक होती है। कितने डायरेक्टर्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार ऐसे सारे स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं जो कि बिजनेस को नहीं पता होते हैं, तो इसलिए आपको स्लीपिंग पार्टनर्स भी पता होने चाहिए कि बिजनेस के कौन कौन है। देन आपका उसके बाद होता है टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस। ये टेक फोकस कंपनीज में स्पेसिफिकली होता है जो कि बहुत मैसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या जैसे बेसिकली चैट जीपीटी आजकल बहुत चल रहा है, या आपका इमर्सिव एआई हो गया, जनरेटिव एआई हो गया, ऐसी करके नैनो टेक्नोलॉजी होगी, ऐसे कर करके कुछ 3-4 टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही हैं। तो उनमें आपका बेसिकली कौन सी कोडिंग लैंग्वेज यूज़ कर रखी है आपने, आपका टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है, किस पे आपका क्या स्टैक स्केलेबल भी है कि नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि इतना वेबसाइट लोड या वेबसाइट ट्रैफिक नहीं उठा पाते। तो उस हिसाब से कि आपकी टेक्नोलॉजी मैच हो रही है, आपकी ऑडियंस जो आ रही है उस हिसाब से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यूआई यूएक्स कितना किस लेवल पर है, कितना अच्छा हो सकता है, आपके कोडिंग में कितने बग्स हैं, तो ये सारी चीज़ों का आपका बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़ा समझाऊँ तो बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो स्टार्टअप्स हैं जो हमने एवेलुएट करे थे, उसमें हमने देखना पड़ रहा था कि जो ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन दिखा भी रहे अपने प्लेटफॉर्म पे, ये क्या सच भी है कि नहीं है। क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म जिसमें हमने इन्वेस्ट करने का सोचा था, वो हर सेकंड में 8 ट्रांजैक्शंस करता था। तो अगर हर सेकंड में 8 ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो मैं कैसे वेरीफाई करूँगा कि ये सच भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसमें हमने उस स्टार्टअप का लिटरली सर्वर उठाया था, उसके जाके ऑफिस से सीपीयू उठाया था एंड फिर ड्यू डिलिजेंस करा था कि ये इसके सर्वर में एग्जैक्टली वो 8 ट्रांजैक्शंस हिट भी हो रही कि नहीं हो रही, कि ये सिर्फ बॉट ट्रांजैक्शन है जिसमें सिर्फ पैसा जा रहा है फिर से सेम पैसा वापस आ रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कि आप टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस भी एक्चुअल करें कि रियल यूजर्स भी हैं कि नहीं है। उसके बाद लास्ट और इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है टैक्स ड्यू डिलिजेंस, या जिसको हम सेक्रेटेरियल भी कहते हैं,
क्योंकि ये बेसिक होता है आपका रेगुलेटरी फाइलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने अपना TDS टाइम पे भरा कि नहीं भरा, आपने अपना GST इनपुट क्रेडिट के लिए मतलब आपने उसको रिसीव करा कि नहीं करा अपने पास, आपने अपने बाकी कंप्लाइंसेज हैं, जैसे आपने पहले कई फंडिंग स्टार्टअप ने किसी फंडिंग उठा रखी है उसके प्रॉपर कंप्लाइंसेस पूरे करे कि नहीं करे, बोर्ड मीटिंग्स टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये सारा बेसिकली आपका सेक्रेटेरियल ड्यू डिलिजेंस बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 2 से 3 महीना भी लग सकता है ड्यू डिलिजेंस का। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने एक बार अगर मैट्रिक्स एवेल्यूएट कर लिया स्टार्टअप इन्वेस्ट करने की, आपने उस कंपनी में लेट से इन्वेस्ट भी कर दिया, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है कि 3 से 4 महीने आपको उस कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करना है। और जनरली ये जो है CA या फाइनेंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि वेंचर स्पेस में होते हैं, आपके लॉयर्स भी होते हैं, वो अपने लेवल पे उस ड्यू डिलिजेंस को करते हैं और इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनती है जो कि सारे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर होती है। उस रिपोर्ट में आपके जितने भी रेड फ्लैग्स हैं, ऑरेंज फ्लैग्स हैं या आपके येलो फ्लैग्स हैं वो शेयर होते हैं। रेड फ्लैग्स हो गए जो कि बहुत ही डेंजरस चीज़ें हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल कि कंपनी का लीगल केस चल रहा है या कंपनी ने लेट से TDS नंबर ही अप्लाई नहीं कर रखा, लेट से कंपनी ने वेंडर को पेमेंट्स ही नहीं दी 1 साल से 1.5 साल से, बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं, तो ये रेड फ्लैग्स हो गए आपके। फिर आपके कुछ येलो फ्लैग्स हो गए जिसमें आपके हो गए ठीक है कि आपने बेसिकली TDS एक एडवांस मिस कर दिया, वो बेसिक हो गया। आपके बिजनेस प्लान में टारगेट मार्केट कर्ज लिखा हुआ थोड़ा, तो वो येलो फ्लैग्स हो गए। ऑरेंज हो गए जो कि अभी इतने जो कि बहुत बड़े नहीं है बट उनको इमीडिएट इफेक्ट देना चाहिए, जैसे कि आपने स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट नहीं लिया। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता होता है कि स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है अगर आपको फंडिंग लेनी है, तो आपको DPIIT या कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इनोवेशन टेक्नोलॉजी, उनसे आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और ये सारी रिपोर्ट बनती है तो आपको इवैल्यूएट करना चाहिए इससे। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट इसकी वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन स्टेजेस टू स्टेजेस। कई ड्यू डिलिजेंस 50,000 से भी स्टार्ट होती हैं। अगर एक प्री रेवेन्यू कंपनी जिसका कोई रेवेन्यू ही नहीं है तो उसकी ड्यू डिलिजेंस में इतना ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, क्योंकि फाइनेंस तो कुछ है ही नहीं आज की डेट में। और अगर ऐसे कंपनी एक बहुत लेटर स्टेज का राउंड उठा रही है तो वहाँ पे फिर ऑफकोर्स चीज़ें बढ़ जाती है, तो कॉस्ट जो है आपकी 5-7 लाख 8 लाख 9 लाख तक भी चली जाती हैं। बट एक एवरेज स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे एंजल इन्वेस्टर के लिए ड्यू डिलिजेंस की कॉस्ट जो रहती है 1 से 3 लाख है, और ये एंजल इन्वेस्टर नहीं देता, ये हमेशा स्टार्टअप देता है। अब आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, वैल्यूएशन। मैं कितनी वैल्यूएशन पे कितना पैसा डालूं कंपनी के अंदर, किस तरीके से मैं एक एंजल इन्वेस्टर लेवल के ऊपर एक कंपनी के वैल्यूएशन को डिसाइड कर सकता हूँ? देखिए, वैल्यूएशन बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, क्योंकि जिस चीज़ की आप वैल्यू लगाते हैं उस चीज़ की दूसरा बंदा को डिफरेंट वैल्यू लगा सकता है। अगर आज मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट की जो भी कंपनीज आ रही हैं उनकी वैल्यूएशन 10 करोड़ है, तो ये एक मेरा अपना लॉजिक है या मेरी अपनी बैक ट्रैकिंग है कि मैं उस नंबर को कैलकुलेट ऐसे कर रहा हूँ। बट कल को कोई दूसरा बंदा अगर आता है और वो कहता है कि नहीं, EV स्पेस की वैल्यूएशन 10 करोड़ नहीं, इसकी वैल्यूएशन 30 करोड़ है, तो क्या पता उसके कोई डिफरेंट ग्रोथ मेट्रिक्स हो या उसकी कोई डिफरेंट कैलकुलेशन हो। तो सबका एक तरीका उस वैल्यू कंपनी करने का कंपनी का अलग होता है। ब्रॉड लेवल पे कंपनी की वैल्यूएशन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो होता है, जो सबसे कॉमन यूज होता है, वो होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसमें आप कहते हैं कि मेरी कंपनी का रेवेन्यू 5 साल में इतना होने वाला है। आज की डेट में अगर उसको मेरे को कैलकुलेट करना पड़े इन्फ्लेशन हटा के या एक डिस्काउंटिंग लगा के, तो ये इतना बन रहा है। तो इस हिसाब से आपकी आज की एक वैल्यूएशन होती है कि अगर 1 लाख रुपए आपके 10 साल में लेट से 5 लाख बन जाएंगे, तो आज की वैल्यू तो 1 लाख ही हुई, तो मैं वैल्यूएशन जो है 1 लाख रुपए पे ग्रोथ के हिसाब से लगाऊंगा। उसके बाद इसमें ग्रोथ फैक्टर भी एक आपको डालना पड़ता है, क्योंकि आपकी कंपनी ग्रो भी करेगी। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 3 से 5 सालों के लिए कर रहे हैं, तो 3 से 5 सालों में उस कंपनी की वैल्यूएशन या उस कंपनी की ग्रोथ 3 से 5 सालों में कैसे होगी, आप उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आज मैंने लेट से डिस्काउंटिंग लगा के वैल्यू 1 लाख रुपए बन रही है, मैं उसको लेट से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि वो EV स्पेस में है, तो उसकी जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 3 से 4 टाइम्स आराम से हो सकता है, तो उसकी वैल्यूएशन ऐसे 3 से 4 लाख इस्टेब्लिश हो गई। तो जैसे आप हर इंडस्ट्री के अपने अलग अलग मल्टीपल्स होते हैं, आपको सारी स्क्रीन पे दिख जाएंगे कि इस इंडस्ट्री का कौन सा मल्टीपल है, और ये भी सब्जेक्टिव है जो कि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड फॉलो हुए हैं इंडस्ट्री में। उसके बाद सेकंड तरीका जो आपका है, सेकंड तरीका है आपका कंपैरेबल मेथड। कंपैरेबल मेथड भी DCF का एक्सटेंशन है, बट जिसमें कहते हैं कि अगर आपका रेवेन्यू आज के डेट में लेट से 8 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से या 7 से या 8 से। आपने जैसे देखा लास्ट वाली कंसेप्ट में भी कि आपको मल्टीपल्स दिखेंगे हर इंडस्ट्री के, इस वाले में भी हम उसी रेवेन्यू, करंट रेवेन्यू जो है हमारा, उस पर मल्टीपल लगाते हैं। DCF में फ़र्क ये था कि DCF में हम 5 सालों के लिए कैलकुलेट करते थे, बट कंपैरेबल्स मेथड में हम आज का जो रेवेन्यू है आपका, उसी की बेसिस पे आपको वो देते हैं कि उसका कितना ग्रोथ हो सकता है। बट एक और सिग्निफिकेंट और फंडामेंटल फर्क है, कंपैरेबल में आप हमेशा कंपटीशन का मल्टीपल लगाते हैं। आप DCF में हमेशा इंडस्ट्री का मल्टीपल लगा रहे थे कि EV की इंडस्ट्री में लेट से 5x हो जाएगा या कंज्यूमर प्रोसेसिंग में लेट से 7x हो जाएगा। कंपैरेबल में आप अपना कंपटीशन का लगाते हैं कि लेट से अगर आज मेरी कंपनी का नाम है मामा अर्थ, तो मामा अर्थ से लेट से वाओ स्किन जो कि उसका कंपेटिटर है, वाओ स्किन का मल्टीपल उस स्टेज पे कितना था कि अगर मामा अर्थ का वैल्यूएशन आज लेट से 100 करोड़ है और वो 10 करोड़ का कर रहा है, तो लेट से 10 टाइम मल्टीपल हो गया। तो वाओ स्किन भी अगर लेट से 10 करोड़ रेस करना चाहता है तो उसका बट लेट से सिर्फ 2 करोड़ रुपए रेवेन्यू है, तो उसका वैल्यूएशन सबसे 20 करोड़ होगा, 2 करोड़ नहीं 10। तो इसी हिसाब से आप कंपैरेबल एक मल्टीपल लगाते हैं कि सेम पीयर जो मेरा सेम कंपटीशन है इस स्पेस में कितना मल्टीपल एंजॉय कर रहा है। थर्ड तरीका हो गया, ये मेरा तरीका है जिसको मैं जुगाड़ मेथड बोलता हूँ, और स्टार्टअप वैल्यूएशन। इसमें आप क्या कहते हैं, इसमें हम करते हैं कि लेट से कंपनी का कोई रेवेन्यू नहीं है आज, तो उसके इसमें आप कैसे उसका मल्टीपल लगाएंगे।
आप उसमें केस में कहते हैं कि लेट से कंपनी का बर्न कितना हो रहा है। बर्न मतलब कि आज वो कितना पैसा जो है वो एग्जैक्टली यूज़ कर रही है अपने खर्चों में, अपने एक्सपेंडिचर में, एंड इट्स नॉट मेकिंग मनी एट ऑल। तो सारा का सारा खर्चा हो गया। तो अगर लेट से आज का खर्चा 50 लाख रुपए आता है और लेट से ये खर्चा 10 महीने तक चलता है, तो आपका उस हिसाब से 5 करोड़ का खर्चा हो गया। तो 5 करोड़ का खर्चा, और उसके लिए आप कितनी इक्विटी डाइल्यूट करना चाहते हैं। एक स्टैंडर्ड एंजल इन्वेस्टर अर्ली स्टेज में एनीवेयर 5 से 20% की इक्विटी लेके जाता है। ठीक है, ये वेरी करती है स्टार्टअप टू स्टार्टअप, बट ब्रॉड लेवल पे एक 5 से 20% का इक्विटी एक नंबर होता है। तो अगर लेट से आप 10% इक्विटी ले रहे हो और आप लेट से 5 करोड़ का बर्न कर रहे हो ओवर नेक्स्ट 10 मंथ्स, और 10 महीने के बाद आपको फिर से पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आपकी वैल्यूएशन उस हिसाब से होगी 50 करोड़। ठीक है, क्योंकि आपको 10% इक्विटी मिल रही है और 5 करोड़ की वैल्यूएशन होगी, तो 5 करोड़ इंटू 100/10 उस हिसाब से आपकी 50 करोड़ वैल्यूएशन होगी। क्योंकि जैसे ही 10 महीने खत्म होंगे आपको फिर से पैसे रेस करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली होता है उन कंपनीज के लिए जिनका रेवेन्यू नहीं है और जितना का जितना पैसा वो रेस कर रहे हैं वो आज की डेट में बर्न कर रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। डन, अब कंपनी रेडी हो चुकी है, ड्यू डिलिजेंस भी हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब मुझे इन्वेस्ट करना है। अब प्रोसेस क्या है इन्वेस्ट करने का, वो भी थोड़ा समझाओ। एंजल इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी बिगिन करने के लिए ब्रॉड लेवल पे 2 या 3 ऐसे आपको वेज मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे जैसे एंजल नेटवर्क, जैसे मेरी कंपनी है वो ऑलमोस्ट 1600 इन्वेस्टर्स को मैनेज करती है और हमने 70 से ज़्यादा स्टार्टअप्स में पैसे भी लगा रखे हैं। तो हम जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, हम हर सैटरडे एक डील पिच करते हैं। तो आप ऐसे नेटवर्क्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि आपको एक तो सारा पूल मिल जाता है एंजल इन्वेस्टर्स का, तो आपको यहाँ पे ऐसे भी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे जो कि 100 कंपनी से ज़्यादा में पैसे लगा चुके हैं, और ऐसे इन्वेस्टर भी मिल जाएंगे जो आप ही की तरह भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आप एंजल नेटवर्क्स को अप्रोच कर सकते हैं और उनसे समझ सकते हैं, उन मीटिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे स्टार्टअप एवैल्यूएशन समझ सकते हैं। और हम एक और चीज़ करते हैं अपने नए इन्वेस्टर्स के लिए, हम उनके लिए एक 1 पेजर या 2 पेजर बना के भी देते हैं कि हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करना का सोच रहे हैं। तो आपको यहाँ से दूसरों का पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि ये कंपनी आगे कैसे ग्रो कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एंजल नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड हो गया आपका जो आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है वो है सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या होता है बेसिकली कि का फ्रेंड जो है लेट्स से वो एक पैसा एक कंपनी में लगाना चाह रहा है, अब वो आपको बोलता है कि आप भी थोड़ा सा पैसा लगा लो, तो ऐसे कर करके लिए आप 8 या 10 दोस्त साथ इकट्ठा हो गए। तो अब आप एक सिंडिकेट बना सकते हैं या एक ग्रुप बना सकते हैं, और रैदर देन आप 10 लोग अलग अलग इन्वेस्ट करें, आप साथ एक ग्रुप मिलकर पैसा एक पूलिंग कर सकते हैं और उसको कंपनीज में लगा सकते हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे सिंडिकेट्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। हमारी कंपनी भी एक सिंडिकेट रन अलाउ करती है बाकी लोगों को सिंडिकेट रन करने के लिए। तीसरा तरीका जो हो गया आपका वो हो गया आपका इवेंट्स पे जाके डायरेक्टली इन्वेस्ट करना कंपनीज में। तो आप लेट से इवेंट्स पे जाते हैं और आप फाउंडर्स में वो मिलते हैं, या लेट से आपको कोई लिंक्डइन पे कोल्ड रीच आउट कर रहा है, या लेट से आपका कोई ना कोई दोस्त तैयार है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये तरीका जो है धीरे धीरे आज की डेट में एंजल स्टार्टअप्स जो है वो प्रेफर नहीं करते, बिकॉज बहुत सारी शेयर होल्डर्स होना कैप टेबल पे या एक कंपनी की शेयर होल्डिंग पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट लेके आता है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग हैं तो कोई आने वाला इन्वेस्टर उसको ज्वाइन नहीं करता है कंपनी को, क्योंकि इतने सारे लोग ऑलरेडी कैप टेबल पे हैं। तो सब इन्वेस्टर्स को अलग अलग एग्जिट देना या अलग अलग पैसे जब उनकी इन्वेस्टमेंट मटेरियलाइज होती है वो बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए सिंडिकेट्स पे जाना या AIF पे जाना जहाँ पे आप बहुत छोटा पैसा भी लगा सकते हैं वो बेटर रहता है रादर देन डायरेक्ट एंट्री। बट हाँ, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं जो कि डायरेक्ट एंट्री भी लगाते हैं, बट हाँ वहाँ पे फिर उनका चेक साइज 20-25 लाख 15 लाख उससे बड़ा ही होता है। तो ये 3 तरीके हैं कि आप अपना एंजल इन्वेस्टिंग जर्नी बिगिन कर सकते हैं। तो आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है, इन बिटवीन आपने बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी देखी होगी। तो मुझे कुछ मिस्टेक्स बताओ, अगर हमारी ऑडियंस देख रही है तो उनको ये लर्निंग तो मिलनी चाहिए ना, क्या क्या गलतियां ना करें जिससे वो सेफ रह सकते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैंने देखा है वो है फोमो, कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि अगर उनके दोस्त यार इसमें पैसा लगा रहे हैं तो उनको भी लगाना चाहिए, और उससे उनको लगता है कि अपना रिस्क हेज हो जाएगा, जो कि बात सच नहीं है। फोमो बेसिकली बहुत नेगेटिव चीज़ है और इन्वेस्टिंग में कभी भी नहीं होना चाहिए। आपको स्टार्टअप को मेरिट पे वैल्यूएट करना चाहिए। जब उसको मेरिट पे वैल्यूएट करोगे आपको बेसिकली तब आप इमोशनल होकर डिसीजन लोगे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे, और आप तब बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस रख भी सकते हो और एक बेटर सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी रख सकते हो। 90% स्टार्टअप्स फर्स्ट 5 ईयर्स में फेल होते हैं। तो आपको एनीवेज फोमो होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनी जो आप मिस आउट करोगे बट आगे जाके शायद क्या होता है वो काम भी ना कर पाए। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि आप फोमो ना रखें। सेकंड चीज़ है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। जैसे मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में बोला कि 90% कंपनीज फेल होती है फर्स्ट 5 साल में। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर ऐसे हैं कि 3-4 कंपनीज में लगा के एकदम पैसा बंद कर देते हैं लगाना, जो कि बहुत गलत चीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर आप 3 कंपनीज में लगा रहे हैं और 90% फेलियर रेट है तो ऑलमोस्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सारी कंपनीज फेल हो जाए और आपका सारा पैसा डूब जाए। तो इसलिए आपको एटलीस्ट 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, और एक ही ऐसी कंपनी है जो कि आपको इतना पैसा कमा जाए
जो आपका सारा पोर्टफोलियो बचा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल फार्म में हमने ऑलमोस्ट 70 कंपनीज में डाला हुआ है, बट हमारी एक ऐसी कंपनी है जिसने अभी बहुत अच्छा रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स को लाके दिया है। बैटरी स्मार्ट करके हमारी कंपनी है जिसने ऑलमोस्ट हमारे इन्वेस्टर्स को 21 गुना मिला था 21 मंथ्स में। तो उस कंपनी के रिटर्न के बेसिस पर ही हमने अपनी और पोर्टफोलियो भी बनाया और हमारा मार्केट में धीरे धीरे नाम भी बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिकली ड्यू डिलिजेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप को। इन्वेस्टर्स को बहुत ऐसा लगता है कि एक बार अपने फाउंडर से बात कर ली तो बस आप इन्वेस्टमेंट कर दो, बट ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है। आपको बहुत इंपॉर्टेंटली उस ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट को जो आएगी उसको इवैल्यूएट करना इंपॉर्टेंट है कि उस बिजनेस के रिस्क क्या हैं और उस बिजनेस के मेट्रिसेस क्या हैं। क्या पता आपने कुछ एक ओपिनियन बनाया हो कि लेट से ये कंपनी 10 टाइम ग्रो करेगी, बट लेट से उसके रिस्क फैक्टर्स इतने लगे कि वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं लगी आपको, तो आप उस कंपनी से बैकआउट भी कर सकते हैं। और हाँ, बिल्कुल बैकआउट कर सकते हैं एज एन एंजल इन्वेस्टर। जब तक पैसा आप बैंक अकाउंट में नहीं डालते आप कभी भी बैकआउट कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिलिजेंस उस कंपनीज पे ध्यान से करें। लास्ट जो मैं एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि पेशेंस नहीं रखते हैं एंजल इन्वेस्टिंग में। जैसे मैंने कहा, एंजल इन्वेस्टिंग 3 से 5 सालों की जर्नी आराम से है। आपका रिस्क इतना है और आप पेशेंस भी इतना है, तो आप सिर्फ अपना 10% अपनी इनकम का लगाइए या अपनी नेटवर्थ का लगाइए जो आप लूज आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उतना अपना सैलरी का या अपना कोर पैसा मत लगाइए इसमें, कोर बिजनेस इनकम ना लगाइए इसमें, क्योंकि इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न है। जैसे मैंने आपको 90% तो आपका शायद फेलियर ही हो जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप पेशेंस रखिए और सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही लगाइए ऐसे कंपनीज में, क्योंकि ये हाईली लिक्विड है। ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि आपने एक ऐप डाउनलोड करी और अपना स्टॉक बेच दिया। ये अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिसमें हाई रिस्क रहता है, और अगर आपको शेयर बेचना भी है तो सामने कोई बायर भी होना चाहिए, और बायर यहाँ पे मिलना ईजी नहीं होता है क्योंकि ये कंपनीज हाई वैल्यू ड्रिवन, हाई वैल्यूएशन कंपनीज होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना 5 से 10% ही लगाइए, अपना पूरा बिजनेस इनकम ना लगाइए, और बहुत पेशेंट रहिए कि 3 से 5 साल में आपको रिटर्न मिला, और नहीं भी मिला तो ये आपका एक्सेस कैपिटल होना चाहिए, आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए जिसको आप लूज आउट करने में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, मेरी ऑडियंस को भी। तो आप फाइनल इनपुट क्या देना चाहोगे, क्या वो फाइनल एडवाइस जो कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको याद रखे और कभी मार ना खाए? तो अगर आप बेसिकली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और एंजल इन्वेस्टिंग, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप रिटर्न शायद कमा पाएंगे वो किसी भी एसेट क्लास से बहुत ज़्यादा होंगे। आप चाहे एफडी भी इन्वेस्ट करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, वहाँ पे आपको परसेंटेज में रिटर्न्स मिलेंगे, बट आपका स्टार्टअप्स में आपको एक्स के टर्म्स में रिटर्न मिलते हैं। ये एक्स आपका मल्टीपल होता है, इधर आपकी वैल्यू कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकती है। तो आपको भी पता है कि मल्टीप्लिकेशन में और परसेंटेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो डेफिनेटली आप अपनी एंजल इन्वेस्टिंग जर्नी बिगिन कर सकते हैं, बट गुड डील्स आइडेंटिफाई करना इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, हिट एंड मिस गेम तो ये रहता ही है, बट अगर आप मास्टर हो गए गुड डील्स आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी डील है जो कि 3 से 5 सालों में आपको वो टारगेट रिटर्न मीट करा सकती है, चाहे वो 3x हो गया या 10x हो गया, 20x हो गया, जो भी आप रिटर्न सेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप उस डील्स को आइडेंटिफाई भी करें। ठीक है, और उस डील्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज़, आपको सेक्टोरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो रेगुलरली आप पढ़ते रहिए कि फाइनेंसिंग में क्या चल रहा है, ईवी में क्या चल रहा है, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या चल रहा है। जैसे हमने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में विद कंपनीज लाइक बैटरी स्मार्ट, ब्लू स्मार्ट। तो हमने इन कंपनीज में 2018 के अराउंड ही पैसा, 2018-19 के अराउंड ही पैसा लगाने की बात स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज हमें पता था कि ईवी स्पेस इंडिया में आने वाले टाइम में बूम कर सकता है। तो अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपको एक फर्स्ट मूवर या अर्ली मूवर एडवांटेज मिलता है कि आप अच्छी कंपनीज को सोर्स कर सकते हैं एंड उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, अपना नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए, बिकॉज अच्छा एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक अच्छा नेटवर्क होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेटवर्क फाउंडर्स का भी होगा, वो नेटवर्क आपका स्टार्टअप्स का भी, आपका इन्वेस्टर्स का भी होगा, क्योंकि अच्छे फाउंडर्स आपको अच्छी डील्स रेफर कर सकते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये भी बिल्ड कर रहा है, आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना देख सकते हैं। और अच्छे इन्वेस्टर्स आपको जिन अच्छी डील्स में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको लेके आ सकते हैं। तो आपको दोनों साइड का नेटवर्क बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगेन एज आई सेड, आप एंजल नेटवर्क जैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसके अलावा आप इवेंट्स वगैरह भी जा सकते हैं, और जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और जिन फाउंडर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करिए, उनके साथ भी रिलेशनशिप बॉन्डिंग बनाइए, ताकि वो आगे जाके आपको अच्छी कंपनीज भी रेफर कर पाएँ। तो ये कुछ टिप्स हैं मेरे एंजल इन्वेस्टिंग जर्नी बिगिन करने के लिए। एंड ये एक इंप्रूविंग एसेट क्लास है, तो इस चीज़ के बारे में आप पढ़ते रहिए डेफिनेटली, और हाँ, आप भी शार्क बन सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लिंक दे दिया है मेरे इनका डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप फंडिंग लेना भी चाहते हैं तो। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।